राहुल बाबा ऐसे यान हैं जिसको 20 बार लॉन्च किया गया लेकिन हर बार फेल हो गए। यह कहना है गृहमंत्री अमित शाह का। शनिवार को राजस्थान के अलवर में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। अमित शाह ने कहा है कि मोदी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कांग्रेस कहती है बेटा बचाओ पीएम बनाओ। इस रैली में अमित शाह ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के साथ साथ आरक्षण पर बड़ी बातें कही हैं। वन रैंक वन पेंशन के बारे में भी अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं इस वीर भूमि की माताओं से कहने आया हूं कि कांग्रेस ने वन रैंक वन पेंशन का वादा किया था लेकिन उसे पूरा नहीं किया। आपने 2014 में जब मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया तब उन्होंने वन रैंक वन पेंशन का वादा पूरा कर देश के जवानों और उनके परिवारों का सम्मान किया है। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए, 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर देने का काम किया और 14 करोड़ लोगों को घर में नल से जल देने का काम किया है। 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को मोदी जी ने अपना घर में गैस का कनेक्शन देने का काम किया। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यहां पर आएगा और अलवर में, पूरे अलवर में पानी पहुंचाएगा। आप जरा भी चिंता मत। कांग्रेस पार्टी झूठ फैला रही है कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल का प्रोजेक्ट से अलवर को पानी नहीं मिलेगा। मैंने भजनलाल जी से खराई करी है। हर एक गांव में, गांव छोड़ दीजिए, हर एक ढाणी में, हर एक घर में पानी पहुंचेगा। ये मोदी का गारंटी है। 70 साल तक ये कांग्रेस पार्टी राम मंदिर को लटकाती रही, भटकाती रही, अटकाती रही। राम मंदिर नहीं बना। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 19 से 24 में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा करने का काम भी समाप्त कर दिया। और इस 17 तारीख को 525 साल के बाद पहली बार रामलल्ला अपना बर्थडे, रामनवमी ये भव्य मंदिर में मनाएंगे। मित्रों, हम सब के लिए गौरव का विषय है। खड़गे जी को सुनाई पड़े ऐसे, कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? एक कांग्रेस पार्टी इतने सालों से वोट बैंक की लालच में धारा 370 को संभाल कर बैठी थी। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को एक ही झटके में धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर में तिरंगा फहराने का काम किया। वहीं सीएम भजनलाल का आज प्रचार का धुआंधार कार्यक्रम रहा। उन्होंने कई जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान सीएम भजनलाल आज हनुमानगढ़ के भादरा में पहुंचे। अपने भाषण में सीएम भजनलाल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इतने सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया लेकिन भ्रष्टाचार की मिसाल जरूर खड़ी की। इसके बाद सीएम ने नोहर के अनाज मंडी में भी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। आपको इस बात से अवगत करा दें कि जनसभा के बाद सीएम का फतेहपुर में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। वहीं लोकसभा चुनाव के मतदान की तारीख नजदीक आते ही भाजपा का चुनाव प्रचार भी जोरों पर है। ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल भरतपुर दौरे पर रहेंगे, जहां इस दौरे से पहले ही तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। सीएम के दौरे से पहले ही भरतपुर भगवानमय हो चुका है। आज हिंदू जागरण मंच और भाजपा की महिमा विंग द्वारा श्री राम सेवा समिति के बैनर तले विशाल महिमा बाइक रैली निकाली गई, जिसमें सभी महिलाएं भगवा साड़ी व केसरिया साफा पगड़ी पहनकर रैली में शामिल हुई। इस दौरान जो राम को लाए हैं वो उनको लाएंगे का जय घोष चारों तरफ सुनाई दिया।
वहीं राजस्थान सरकार की कैबिनेट में शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर एक दिवसीय दौरे पर सीकर पहुंचे। सीकर के श्री माधोपुर में आज शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अनुसूचित जनजाति सम्मेलन और चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेसियों पर जमकर निशाना साधा। शिक्षा मंत्री ने पेपर लीक मामले को लेकर कहा है कि कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने युवाओं के साथ धोखा करते हुए अपने लोगों के हाथ में स्ट्रांग रूम की चाबी दे दी है। उनको पेपर चुराकर पेपर लीक करवाए हैं। अब पेपर लीक मामले में धीरे धीरे आरोपी सामने आ रहे हैं और जेल के सलाखों के पीछे भी जा रहे हैं। दिलावर ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि जल्दी समय आएगा कि वह भी पेपर लीक प्रकरण में सलाखों के पीछे होंगे। सलाखों के पीछे जाने से उनका भगवान भी उन्हें अब नहीं बचा सकता। कांग्रेस ने क्या निर्णय किया कुछ वर्षों पहले, कभी सत्ता में थे तो चीन की सीमा पर जो चीनी सैनिक रहेंगे उनके पास तो कुछ भी हो, लेकिन हमारे सैनिक सीमा पर हथियार लेकर के नहीं जाएंगे, केवल डंडा ही रहेगा या खाली हाथ रहेगा। ये हमारे देश को कमजोर करने का षड्यंत्र था कम्युनिस्टों से मिलकर के, और अभी भी कांग्रेस कम्युनिस्टों से मिलकर के हमारे सामाजिक ताने बाने को खत्म करना चाहती है, दरार डालना चाहती है, तोड़ना चाहती है। इनकी जो श्रद्धा है हमारे देश में नहीं है। और आपके शहर के धौलपुर से एक बड़ी ब्रेकिंग आ रही है, जहां 228 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, हम आपको बड़ी ब्रेकिंग बता रहे हैं, जहां 228 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की 64 टीमों ने यह कार्रवाई की है। 250 थानों पर दाविश देकर यह गिरफ्तारी की गई है और चुनाव को लेकर अपराधियों के खिलाफ पुलिस का यह अभियान चलाया गया था। 400 लोगों के खिलाफ की गई थी पाबंदी की कार्रवाई और गिरफ्तार आरोपियों में हिस्ट्री शीटर, शराब तस्कर, खनन माफिया भी शामिल हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, 64 टीमों की पुलिस ने यह कार्रवाई की है। 250 थानों पर दाविश देकर बड़ी गिरफ्तारी की गई है और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 400। और वहीं आपको एक और ब्रेकिंग बता दें जो कि आ रही है टोंक से। बाइक चोर गिरोह के 4 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आरोपियों के पास से 10 बाइक बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है। जी हां, आपने सही सुना है, बाइक चोर गिरोह के 4 लोगों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। वो पुलिस की हिरासत में हैं। आरोपियों के पास से 10 बाइक भी बरामद की गई हैं और गिरफ्तार आरोपियों से पूरी तरह से अब पुलिस पूछताछ जारी है। वहीं करौली धौलपुर की अगर बात करें तो करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र के 22 नवाब कस्बे में शनिवार को कांग्रेस प्रत्याशी भजनलाल जाटव के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर जुबानी हमला बोला है। बीजेपी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि बीजेपी के संविधान और लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए लोकतंत्र का अंतिम चुनाव इसे बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर देश में चुनी हुई सरकार गिराने का खतरनाक खेल खेलने का भी आरोप लगाया है। अशोक गहलोत ने कहा है कि देश का आखिरी चुनाव हो सकता है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रवैया चल रहा है उसके अनुसार देश में शायद ही चुनाव अब हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ईडी, इनकम टैक्स एवं सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। टोंक सवाई माधोपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश मीणा के समर्थन में शनिवार को गंगापुर सिटी जिला मुख्यालय के पुरानी अनाज मंडी परिसर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनावी सभा की है। सभा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर जमकर तंज कसते हुए कहा है कि लोकतंत्र खतरे में है और अब की बार 400 पार के बहाने भाजपा वाले संविधान बदलने की तैयारी में लगे हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि पार्टी के नाम पर डर दिखाकर पैसे जुटाने के लिए भाजपा ईडी भेजती है। अब तक भाजपा ने 8.50 हजार करोड़ रुपए एकत्रित कर लिया है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, चुनावी मैदान में डटे प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार भी तेज होने लगा है। प्रत्याशी लीग से हटकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो वहीं कई ऐसे नज़ारे भी दिखाई दे रहे हैं जो आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। ऐसा ही नज़ारा आज डीडवाना जिले के मकराना में दिखने को मिला, जहां आरएलपी प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल का दूल्हे की तरह स्वागत किया गया। गांव में चुनाव प्रचार करने के लिए जब हनुमान बेनीवाल का काफिला मकराने के सबलपुरा गांव पहुंचा तो गांव के लोगों ने उन्हें दूल्हे की तरह घोड़ी पर बैठाकर पूरे गांव भर में रैलियां निकाली।
और वहीं बीजेपी का संकल्प पत्र रविवार 14 अप्रैल को जारी होगा। दिल्ली स्थित पार्टी दफ्तर से बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहने वाले हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संकल्प पत्र जारी करने के दौरान बीजेपी मुख्यालय पहुंच सकते हैं। बीजेपी अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम देते हुए इस बार आई है। वहीं बीजेपी के घोषणा पत्र में यह देखने वाली बात होगी कि इस बार क्या क्या चुनावी वादे किए जाते हैं। पार्टी के घोषणा पत्र पर विपक्षी दलों की निगाहें भी पूरी तरह से टिकी हुई हैं। कोटा के एमबीएस अस्पताल में तीमारदार द्वारा रेजिमेंट डॉक्टर से मारपीट के मामले के बाद रेजिमेंट डॉक्टर का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। रेजिमेंट डॉक्टर ने आज भी कार्य बहिष्कार किया और अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने की मांग की है। एमबीएस अस्पताल में मरीज को दिखाने आए तमीरदार ने अपना नंबर देरी से आने और भीड़ ज्यादा होने पर रेजिमेंट डॉक्टर के साथ अभद्र व्यवहार किया और मारपीट की। पुलिस ने मामले में कल 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। रेजिमेंट डॉक्टर ने मांग की है कि अस्पताल में आए दिन इस तरह हंगामा और मारपीट होते रहता है। अस्पताल में अतिरिक्त सुरक्षा तैनात की जाए और ऐसे मामलों पर तत्काल पुलिस भी मौजूद रहे। 1 2 3 4 आरडीए यूनिटी जिंदाबाद, आरडीए यूनिटी जिंदाबाद, आरडीए यूनिटी जिंदाबाद। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। 1 2 3 4 आरडीए यूनिटी जिंदाबाद, आरडीए यूनिटी जिंदाबाद, आरडीए यूनिटी जिंदाबाद। राजस्थान में जारी भीषण गर्मी के बीच 4 ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो गर्मी में ठंडा ठंडा कूल एहसास करा रही हैं। जी हाँ, राजस्थान के कई इलाकों में मौसम बदल गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जिससे लोगों को गर्मी में बड़ी राहत मिली है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से लगातार बीते 2 दिनों से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में डीडवाना जिले मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्र में दोपहर बाद मौसम में बदलाव देखने को मिला है और तेज हवाओं के साथ हल्की हल्की बारिश का दौर भी शुरू हो गया है। इस बरसात से जहां गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली है, वहीं किसानों की खेत खलियान में कटाई कर डाली गई फसलों को नुकसान की भी संभावना है। वहीं बीकानेर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां इन दिनों मौसम का मिजाज रोजाना बदलता हुआ नजर आ रहा है। कभी तेज गर्मी तो कभी ठंडक। आज सुबह से बीकानेर के पूरे इलाके में बादल छाए रहे और दोपहर होते होते अचानक हुई बूंदाबूंदी ने तेज बारिश का रूप ले लिया। अचानक हुई बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं सड़कों पर भी पानी भर गया है, जिससे राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब आपको दिखाते हैं अजमेर की तस्वीरें। जी हां, ये हैं अजमेर की तस्वीरें। अजमेर में मौसम अचानक बदल गया है, जिसकी वजह से गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली है। मौसम को देखते हुए तेज बारिश होने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। अचानक मौसम बदलने से चारों तरफ काले घने बादल छा गए हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। ये पश्चिमी विक्षोभ का असर बताया जा रहा है। मौसम विभाग ने 13 और 14 अप्रैल के लिए पहले ही बारिश की संभावनाएं जताई थी। और अब नागौर की ये तस्वीरें। नागौर से भी मौसम बदलने की खबर सामने आ रही है। हल्की हल्की बारिश के साथ ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, जिससे गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर पहले ही अनुमान जारी कर दिया था। अजमेर की अगर आपको बात बताएं तो अजमेर में 150 साल पुराने चर्च में आग लग गई है। जी हां, अभी हम बात कर रहे थे बारिश की और अब विकराल रूप आग की, जिससे पूरे का पूरा चर्च खंडर बन चुका है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को काबू करने की कोशिश की। मिली जानकारी के अनुसार चर्च में लगी आग रुक रुक कर फिर से भड़क जा रही थी। आपको बताते चलें कि करीब 150 साल पुराने अजमेर के पाल बीचला स्थित सेंट मेरी चर्च में वाटर प्रूफिंग कार्य के दौरान आग लग गई। भीषण आग के चलते चर्च की छत, जो अंग्रेजों के ज़माने की थी, वो उसमें धीरे धीरे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। चर्च कमेटी के लोगों ने बताया है कि सबसे बड़ी बात, जो फर्नीचर जला है वह काफ़ी एंटीक था। चर्च के सदस्य रविंद्र डेविड ने जानकारी देते हुए बताया है कि चर्च की वाटरप्रूफ के दौरान जॉइंट करने के लिए कर्मचारियों ने चर्च की छत पर आग
रखी थी और इस दौरान कर्मचारियों की लापरवाही के चलते आग में विकराल रूप आग ने धारण कर लिया। देखते ही देखते 3000 वर्ग फुट में बना चर्च की जो छत है वो पूरी तरह आग की चपेट में आ गया। इस हादसे के बाद ईसाई समाज के लोग काफी दुखी नजर आ रहे हैं। वहीं अग्निशमन विभाग की करीब 25 दमकल मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आपको थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि कैसे बारिश हुई है और बारिश ने ठंडा ठंडा कूल मौसम कर दिया है। वहीं ये जो खबर है, बड़ी खबर है, जहां पर एक 150 पुरानी चर्च में आग लग गई है और आग ऐसी वैसी नहीं लगी है। आप देखिए तस्वीरों में विकराल रूप धारण कर लिया है आग ने। और आइए अब रुक करते हैं एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर, जहां ईरान ने किया एक जहाज पर कब्जा। जी हां, ईरान ने एक जहाज पर कब्जा कर लिया है और जहाज में 17 भारतीय मौजूद। स्टैंड ऑफ होर्मुज के जहाज पर यह कब्जा हुआ है। ईरान के संपर्क में भारत सरकार, इजरायली उद्योगपति का बताया जा रहा है जहाज। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, इजराइल और ईरान में चल रहा है तनाव और उस बीच एक बड़ी ब्रेकिंग आ रही है जहां पर ईरान ने एक जहाज पर कब्जा कर लिया है जिसमें 17 भारतीय भी मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ईरान एक जहाज पर कब्जा कर लिया है। जहाज में 17 भारतीय मौजूद हैं। स्टेट ऑफ होर्मुज में जहाज पर किया गया है कब्जा और ईरान के संपर्क में भारत सरकार है। इजरायली उद्योगपति का बताया जा रहा है जहाज, और इजराइल और ईरान के बीच, जैसा कि हम जानते हैं, एक तनाव चल रहा है। इस बीच ये बड़ी खबर आ रही है कि एक जहाज पर कब्जा कर लिया जाता है और 17 भारतीय उस जहाज में अभी मौजूद हैं। वहीं उदयपुर के सबीना थाना पुलिस ने आमेठ से मुंबई जा रही स्लीपर बस में शराब की तस्करी करते 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही 22 कार्टन अंग्रेज शराब बरामद किए हैं। सीवान थाना पुलिस की सूचना मिली है कि एक निजी बस में अवैध रूप से शराब की तस्करी की जा रही है और सूचना के आधार पर पुलिस ने देव शक्ति ट्रैवल स्लीपर कोच बस की तलाशी ली थी। तलाशी के दौरान बस में 22 कार्टन अवैध अंग्रेजी शराब मिली, जिस पर पुलिस ने शराब और बस जब्त करते हुए भीलवाड़ा निवासी मोहन सिंह राजपूत और खामनोर निवासी प्रभु कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं कोटा के नाता इलाके की एक क्रेशर में भालू का मूवमेंट देखने को मिला है। जी आपने सही सुना है, बीती रात क्रेशर में भालू आया तो वहां मौजूद कर्मचारियों ने अपना मोबाइल कैमरे से ये तस्वीर कैद कर ली जो हम आपको दिखा रहे हैं। भालू काफ़ी देर तक क्रेशर के गिट्टी यार्ड में घूमता रहा। संभवतः भालू यहां पानी की तलाश में आया था और उसके बाद वह वापस जंगल की तरफ लौट गया। बताया जा रहा है कि भालू के साथ उसका बच्चा भी मौजूद था। इससे पहले भी कुछ दिनों पहले इसी क्रेशर में पैंथर का मूवमेंट हुआ था। कोटा धर्मल से सटे जंगल से निकलकर अक्सर भालू और पैंथर यहां पर पहुंच जाते हैं। वहीं सीकर निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता जागरूकता अभियान के सतरंगी सप्ताह का आयोजन किया गया है। सतरंगी सप्ताह के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से शहर के डाक बंगले से बजरंग कांटा तक दिव्यांग जनों की जागरूकता रैली निकाली गई है। रैली के जरिए ज्यादा से ज्यादा मतदान करने का संदेश दिया गया है। इस दौरान दिव्यांग जनों ने ट्राईसाइकिल स्कूटी रैली के जरिए लोगों से बिना डरे स्वतंत्र होकर मतदान करने की अपील की है। कार्यक्रम के दौरान लोगों को मतदान करने का शपथ दिलाया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि हमारा उद्देश्य है कि इस बार लोकसभा चुनाव में 75% से ज्यादा मतदान हो। उन्होंने सीकर जिले के मतदाताओं से अपील करते हुए कहा है कि लोग लोकतंत्र के महापर्व में मतदान कर अपनी भागीदारी जरूर सुनिश्चित करें। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मतदान जागरूकता के लिए सतरंगी सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज 13 अप्रैल को दिव्यांगजनों के लिए
एक विशेष आयोजन जिसमें हमारे जो दिव्यांगजन हैं, ब्लाइंड है, इन सब मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक रैली का आयोजन किया गया, जिसकी कलर थीम ग्रीन और हम भी सक्षम, राष्ट्र भी सक्षम। इस थीम के साथ, इस स्लोगन के साथ में हमारे सीकर के मुख्यालय पर जो हमारे दिव्यांगजन हैं, उनके ब्रांड एम्बेसडर है और भी इस कार्य में इनको संबल देने के लिए, सशक्त बनाने के लिए जो NGO कार्य कर रहे हैं, वो सभी मिलकर के आज एक रैली का आयोजन किया है।